सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐसा लगता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मुसीबतें बढ़ाने का काम कर रही है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आज एक नोटिफिकेशन निकाला एसओ 14 और एसओ 14 में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजंस एक्ट 1983 की बात की गई है और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड अदर प्रोविजन रूल्स 1998। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि रूल्स में क्या बदलाव लाया गया है, यहां पर यह बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बदलाव लाया गया है वो प्रावधान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार को अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। और अविश्वास की स्थिति यह है कि आज सरकार का आदेशनामा यह कहता है कि पहली बात तो यह कही है कि सब रूल 1 में कुछ सब्स्टिट्यूट किया गया है। उसमें यह कहा गया कि तमाम पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं वो अपनी एनुअल रिटर्न ऑनलाइन मोड में पोर्टल prs.jk.gov.in के जरिए साल 1 से 31 जनवरी के बीच में वो लोग जो हैं नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में उनको फाइल करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट्स पोजेस्ड बाय हिम, जो उसके एसेट्स हैं, जो उसके परिवार के लोगों के एसेट्स हैं, द वैल्यू ऑफ which shall include the assets in respect of movable property। मूवेबल प्रॉपर्टी भी वो वाली जिसकी वैल्यू उसकी 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा है और तमाम पर्टिकुलर्स देने होंगे कि कैश बैलेंस कितना है, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं, कैश सर्टिफिकेट्स कितने हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितने हैं, डिबेंचर्स कितने हैं, सिक्योरिटी बॉन्ड्स कितने हैं, ज्वेलरी कितनी है, ऑर्नामेंट्स कितने हैं, हाउस होल्ड आइटम्स कितने हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक ओनली। अब ये हिसाब लगाइए कि आपको ये भी बताना है कि आपके घर में प्रेस है, आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है जिससे आप कपड़े क्या कहते हैं प्रेस करते हैं, आपको ये भी बताना है कि आपके घर में टीवी है, आपको ये भी बताना है कि आपके घर में फोन है, आपको मतलब हर एक जानकारी सरकार को देनी है। और दूसरा ये भी कहा गया, सब रूल 2 को ओमिट किया गया और उसके बाद ये भी कहा गया है रिस्ट्रिक्शंस टू एक्वायर एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है एक्वायर करने पर और मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर। हर पब्लिक सर्वेंट से ये कहा गया है कि आप प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की नोटिस में अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं जिसकी वैल्यू आपकी 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि लगभग हर सरकारी कर्मचारी को अब जो कुछ उसके पास है उसकी सारी जानकारी सरकार को देनी है। उसके परिवार के पास क्या कुछ है वो जानकारी भी सरकार को देनी है। ये साफ तौर पर एक बात, सरकारी अध्यादेश है, इसका पालन करना सरकारी कर्मचारियों का काम है, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि सरकार का ये अध्यादेश साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार को अपने कर्मचारियों पर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। इसलिए सरकार अब यह कह रही है कि जो 2 महीने की आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर जो भी चीज आपके पास है उस हर एक चीज की जानकारी आपको सरकार को देनी है। इसका मतलब अगर आपके घर में एक माइक्रोवेव है उसकी जानकारी भी देनी है, आपके घर में ओवन है उसकी जानकारी भी देनी है, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है उसकी जानकारी भी देनी है। यानी आप यूं समझिए कि ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स नहीं है, ये डिक्लेरेशन ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी है कि आपके घर में अगर 2 महीने की बेसिक सैलरी, मान लीजिए किसी की अगर 10,000 रुपया बनती है और 10,000 रुपए में सबसे 2 महीने की उस बेसिक सैलरी के हिसाब से सबसे बिल्कुल सस्ती चीज का की भी जानकारी अब आपको सरकार को देनी है। सरकार ने यह अध्यादेश क्यों जारी किया है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, ये तो सरकार को मालूम होगा, लेकिन अध्यादेश साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों को लेकर अब इस हद तक आ गई है कि सरकार अब यह तक जानना चाहती है कि 2 महीने कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर अगर कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स नजर आते हैं, किसके डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं वो सबको मालूम है, सरकार जानती है, सरकार के पास डिटेल भी है, ब्यौरा भी है, डाटा भी है। तो क्या यही अध्यादेश आईएएस अफसरों के लिए भी है? क्या आईएएस अफसर भी अपनी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स में चमचा, कड़छी ये सब भी लिखेंगे? क्या वो लिखेंगे कि हमारे घर में माइक्रोवेव है जिसकी कीमत 40,000 रुपए है? क्या वो लिखेंगे कि उनके घर में एक एलईडी टीवी है जिसकी कीमत इतनी है? क्या वो लिखेंगे? और कहां ये सरकार, दूसरा सरकार ने ये मान के चल रही है सरकार कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके परिवार में कोई काम नहीं करता,
काम अगर करता है तो सरकारी कर्मचारी करता है, वही कमा के लाता है, उसी की कमाई से घर चलता है, और उसके बाद जो भी कुछ उसके घर में है उसकी जानकारी सरकारी कर्मचारी को सरकार को देनी होगी। क्यों दे एक सरकारी कर्मचारी उस प्रॉपर्टी की जानकारी जो उसकी नहीं है? एक घर में 4 भाई रहते हैं, 3 भाई जो हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, चौथा भाई सरकारी कर्मचारी है। अब बिल कटवाते वक्त आपको जब बिल बाजार में कटवाना है तो माइक्रोवेव का बिल अगर आपके नाम पर है तो वो जानकारी भी आपको सरकार को देनी है, क्योंकि आपकी बेसिक सैलरी 40,000 अगर बनती है तो ये सारी डिटेल्स आपको सरकार के साथ शेयर करनी है। ये बड़ा अजीब सा है, मतलब सरकार नए अध्यादेश लाती है, बदलाव लाती है, उस बदलाव की प्रशंसा हम करते हैं, लेकिन इसकी प्रशंसा कैसे की जाए? डिक्लेरेशन ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का जहां तक ताल्लुक है, तो क्या सरकार नहीं जानती अभी तक कि कितने लोग हैं उनके जिनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं? क्या कार्रवाई सरकार ने उन मामलों में की है? क्या सरकार को जानकारी नहीं है? और दूसरा, सरकार की जानकारी अजीबोगरीब है कि सरकार की जानकारी को लेकर सबसे ज्यादा अगर सरकार किसी के अफसरों के डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स ढूंढती है तो वो सिविल सर्वेंट्स के हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऑफिसर है, रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, आईपीएस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड चूंकि खुद पुलिस सर्विस से आते हैं, इसलिए उन्होंने भी ये चीज तय कर ली हुई है कि जनाब बाकी सारे डिपार्टमेंटों में हमको ढूंढना है कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स किसके पास है। एकमात्र पुलिस डिपार्टमेंट है जिसमें हमको डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स ना तो नजर आएंगे, ना अगर हमको दिखेंगे भी तो हम नजरअंदाज कर देंगे, जो अभी तक का कामकाज करने का तरीका रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो का हो, क्राइम ब्रांच। अब क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर पुलिस की है, तो कहां आपने देखा कि क्राइम ब्रांच ने कोई मामला जो है अपने बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी के खिलाफ बनाया हो? एंटी करप्शन ब्यूरो में पुलिस के ये अधिकारी हैं, कहां आपने देखा कि उन्होंने किसी सीनियर पुलिस अधिकारी के घर में छापेमारी की हो? इसी तरीके से आप किसी भी एजेंसी को देखें, जिस भी एजेंसी के अंदर इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है, वो ऑफिसर कभी भी इंडियन पुलिस सर्विस के किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करके राजी नहीं, और अगर कार्रवाइयां हैं वो आईएएस अफसरों के खिलाफ हैं, आईएएस अफसरों के खिलाफ है, आईआरएस के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर के खिलाफ है, छोटे कर्मचारियों के खिलाफ है, इन छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। सवाल यहां पर यह है कि आज जो अमेंडमेंट लाया गया है, यह अमेंडमेंट 2 चीजें दर्शाता है। एक तो ये कि सरकार को विश्वास नहीं अपने कर्मचारियों के ऊपर। अब सरकार कह रही है कि 2 महीने की जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर जो कुछ आपने लाया होगा उसकी जानकारी भी अब आपको सरकार को देनी है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इस जानकारी का सरकार को क्या फायदा होगा? बताइए, माइक्रोवेव किसी ने खरीद लिया, उसका फायदा सरकार को क्या होने लगा? अब मतलब हर एक चीज की, आपके घर के अंदर जो भी चीज है उसकी सारी डिटेल आपने तैयार करनी है, और 15 पेज का जो है आपका एसेट्स डिक्लेरेशन का वो एक चिट्ठा बनेगा, और 20 पेज का चिट्ठा आपने सरकार को देना और कहना है कि जनाब आप देखते रहिए हमारे घर में क्या है क्या नहीं है। सरकार जब अध्यादेश जारी करती है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की बात जब करती है, सरकार के पास अलग अलग तंत्र हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं जिनके जरिए सरकार को मालूम होता है किसके पास डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, कौन कितना मालदार है, किसने 2 नंबर में कमाई की है, कौन रिश्वतखोर है, क्या कुछ है, ये सारी जानकारी सरकार के पास रहती है। खुफिया एजेंसियां ऐसे काम नहीं करती हैं, वो सारी जानकारी सरकार तक पहुंचा रही होती हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार कोई भी जब अध्यादेश जारी करे, उस अध्यादेश को इस तरीके का बनाए जिसमें यह ना महसूस हो कि सरकार अपने कर्मचारियों पर विश्वास ही नहीं करती, भरोसा ही नहीं करती। इसलिए सरकार ये कह रही है कि अब 2 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी है उसके ऊपर कोई भी चीज अगर आपके पास है, ठीक है, उसके ऊपर भी सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और सरकार ये कह रही है, ये मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, सरकार कह रही है न एक्वायर कर सकते हैं न ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास तनख्वाह है, उस तनख्वाह से आप 2 महीने की बेसिक सैलरी के ऊपर की कोई भी चीज ना आप एक्वायर कर सकते हैं, ना आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हर पब्लिक सर्वेंट को प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की नोटिस में लाना है कि मैंने एक्वायर किया है और या मैंने ट्रांसफर की है मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत उसकी 2 महीने की माहाना 2 महीने की बेसिक सैलरी से ज्यादा है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये भी कह रहे होंगे सरकार का बड़ा कमाल का काम है ये मुझे लगता है वो लोग कह रहे हैं पिछले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केसेस में कौन सी कार्रवाई हुई। बात बिल्कुल सही है, जो पहले डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस बने उसमें सरकार ने क्या कार्रवाई की। और जो लोग तारीफें कर रहे हैं उन लोगों से भी मेरी विनम्र विनती और आग्रह, आप अपने घर में जो सरकारी कर्मचारी है, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, बहन हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, मेहरबानी करके जरा उनसे एक बार बात कीजिएगा, तफसीलन उनसे बात कीजिएगा, उनसे एक बार ये पूछिएगा
कि बताइए पिताजी घर में कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपकी 2 महीने की सैलरी, 2 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी है उस सैलरी से ज्यादा कीमत की हैं, बताइए कितनी चीजें हैं। तो सरकार को कि एंटी करप्शन की ड्राइव अच्छी है, सरकार करप्शन को खत्म करना चाहती है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ, उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती जिनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में, क्राइम ब्रांच में, बाकी जगहों पर ऑलरेडी मामले बने हुए हैं, तो एक आम आदमी पूछने पर मजबूर हो जाता है कि जनाब छोटे कर्मचारियों को लेकर तो आपका कानून है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों को लेकर आपका कानून है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों के खिलाफ आपका कानून है, IRS वालों के खिलाफ आपका कानून है, लेकिन जरा बताइए पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले क्यों नहीं बनते? उनके पास क्या डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स नहीं है? उनके डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स आपको क्यों नजर नहीं आते? उनके टीक के सोफे आपको क्यों नजर नहीं आते? ये टीक के सोफे सारे बेचारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों के घरों में ही क्यों नजर आते हैं आपको? तो इस तरीके से जब कार्रवाइयां होंगी तो मिसट्रस्ट जो है वो बढ़ेगा। इस मिसट्रस्ट को कम करने की जरूरत है। और जब सरकार भी कार्रवाई करे तो सरकार की कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए और सभी के खिलाफ एक बराबर होनी चाहिए। यह ना हो कि एक तरह के कर्मचारियों के खिलाफ आप सख्त हैं और एक तरह के कर्मचारियों को आप कहते हैं चूंकि जनाब डिपार्टमेंट ही आपके पास है, एंटी करप्शन ब्यूरो ही आपके पास है, पता आप ही ने करना है कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, तो आप अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे नहीं। आप अपने लोगों को दाएं बाएं तो देखेंगे नहीं, छांटेंगे नहीं कि कौन अफसर है, किस अफसर के पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, क्योंकि अभी तक देखने को कहीं नहीं मिला। ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में अभी तक, आज तक तो कोई कार्रवाई कहीं पर नहीं हुई। क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्या वजह है? इसके पीछे क्या राज है? वो राज भी आम जनमानस को पता चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा तो मिसट्रस्ट बढ़ेगा, मिसट्रस्ट बढ़ेगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को सरकार तलाश रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी फिर सरकार को नहीं मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए जरूरी है कि आप एक तो सरकारी कर्मचारी का विश्वास आपको जीतना है और दूसरा ये कि आपने उसको भी ये यकीन कराना है कि हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप आय से अधिक आपके पास संपत्ति होगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जिन पर आज तक आय से अधिक संपत्ति जिनके पास है उनके खिलाफ आज तक कौन सी कार्रवाइयां हुई? मैं कम से कम 10 मिसालें ऐसी गिनवा सकता हूं जहां पर आपने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के मामलों में सरकारी कर्मचारियों को डिसमिस किया और बाद में वो प्राइम पोस्टिंगों पर जो है दोबारा से वापस आ गए। कैसे वापस आए? वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उन्हें राहत दी, कोर्ट ने उनका पूरा केस सुना और उसके बाद दोबारा से आपको उनको वापस जो है सरकारी मुलाजमत में लेना पड़ा और तमाम जितने मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो भी आपको देने पड़े। अब यानी आप जब कोई कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई में अगर आपकी एक्सरसाइज फुल प्रूफ होती तो फिर आपको इस तरह के सेटबैक्स नहीं होते जिस तरह के सेटबैक्स ऑलरेडी आपको हो चुके हैं। और उसके बाद रोशनी का मामला, रोशनी के मामले में आपने बहुत सारे नाम लिए, आपने रोशनी के मामले में पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम लिए और आपने कहा अब कार्रवाई होगी। बड़े सारे लोग खड़े हो गए चौकों में कि शायद अब हम बिल्डोजर जाता हुआ देखेंगे और अब कार्रवाई होगी। बड़े सारे लोग चौक में खड़े हो गए देखने के लिए कि आज जेसीबी जो है फलां एरिया की तरफ जा रही है और पूर्व एक मुख्यमंत्री का घर वहां पर है और फौरन अब जेसीबी लगने वाली है। वो जेसीबी आज तक नहीं लगी, वो गरीबों के घरों के ऊपर लगती है, वो आप वहीं लगा सकते हैं और कहीं नहीं लगा सकते। एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर के ऊपर सबके बीच में आपने ढोल पीटा और डिविजनल कमिश्नर जम्मू उस समय जो थे उन्होंने तो जबरदस्त ढोल पीटा। वो रोज अखबार के अंदर एक लिस्ट निकालते थे और अगले दिन सुबह लगता था अब अखबार के अंदर लिस्ट आ चुकी है, बस अब कार्रवाई होने वाली है। तमाशा जबरदस्त हुआ, कार्रवाई कोई नहीं हुई। कार्रवाई जब आपको करनी होती है तो वो आम गरीब उन रेड़े वालों के खिलाफ, उन फड़ी वालों के खिलाफ, उन छोटे कारोबारियों के खिलाफ जो बेचारे रेजिस्ट नहीं कर सकते, जो जल्दी जल्दी रिलीफ कहीं से नहीं ला सकते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप मैनिपुलेट करना भी जानते हैं। अब आजकल एक नई बीमारी चल पड़ी है, पूछा यह जाता है कि जनाब अगर भटिंडी में किसी की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी इलीगल है, एनक्रोच लैंड के ऊपर है, आप उसके बारे में बात तो नहीं करते। हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर उस पर लगातार बात तो होती रही। दुख मुझे ये आप तब सोए हुए थे, अगर आप जागे हुए होते, 2 आंखें खुली हुई रखी होती आपने, आप स्ट्रेट लाइन की लगातार रोशनी के ऊपर कवरेज देखते तो आपको पता चलता कि जब अवैध कब्जों की बात आती है, जब जंगल की जमीन के ऊपर मकान बनाने की बात आती है, वो मकान किसी पूर्व मुख्यमंत्री का हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री का हो, दोनों की बात एक ही लहजे में, एक ही जुबान में और एक ही तरीके से होगी। पूर्व मुख्यमंत्री का मकान बना है,
अगर वो अवैध कब्जे वाली जमीन के ऊपर बना है तो सरकार को फौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और सरकार को कोई रोक नहीं रहा। पत्रकार सरकार को रोक नहीं सकते। अवैध जमीन के ऊपर अगर किसी उप मुख्यमंत्री ने मकान बनाया हुआ है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उतनी सख्त जितनी सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री के केस में है। दोनों। अब एक तरीका आ गया है, इसका धर्म यह है इसलिए इसकी बात होती है, उसका धर्म वो है इसलिए उसकी बात नहीं होती। धर्म का कोई मामला इसमें नहीं। अवैध जमीन के ऊपर किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, अवैध जमीन के ऊपर किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का आदमी मकान बनाए, वो गिरना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर अवैध नहीं है तो किसी ने अगर बनाया है, सरकार क्यों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? तो इसलिए सरकार ने आज एक नया अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश को लेकर साफ तौर पर दो बातें। एक तो ये कि अब 2 महीने की जो बेसिक सैलरी है आपकी, उस 2 महीने की बेसिक सैलरी को लेकर भी सरकार ने अध्यादेश जारी किया है कि आपको नोटिस देना होगा हर पब्लिक सर्वेंट को, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, कि आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर की है या ट्रांसफर की है जिसकी वैल्यू आपकी 2 महीने की बेसिक तनख्वाह से ज्यादा है।